लुकमान आईएएस के एनसीईआरटी सीरीज लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें हम आप लोगों को भूगोल पढ़ाएंगे। भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खास करके अगर सिविल सर्विस के हिसाब से हम लोग देखें तो। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी क्लास जो हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? अगर आप देखें, चाहे पीटी का क्वेश्चन देखें, मेंस का क्वेश्चन देखें यूपीएससी में, तो विगत वर्षों में खास करके जब से नया पैटर्न शुरू हुआ है तब से आप देखेंगे तो जो एनसीईआरटी है वो पूरा बेसिक है इसमें। यानी जो भी सिद्धांत है, जो भी मौलिक तत्व आपको क्वेश्चन में मिलेंगे वो सारे एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम कौन से एनसीईआरटी के बुक को पढ़ें, कौन से ना पढ़ें। खास करके अगर हम ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया इससे पहले भी कि ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी क्या है? एक साधारण नहीं है बल्कि गतिशील सब्जेक्ट है, यानी वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही आपका एक नया महाद्वीप की खोज की बात की जा रही है जो सबमर्ज हो गया, जीलैंडिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरह ज्योग्राफी जो है डायनेमिक सब्जेक्ट है, हर चीज हमेशा खोज होता रहता है। तो इसीलिए अगर हम एनसीईआरटी के संबंध में इसको जोड़ें तो जो नए एनसीईआरटी आते हैं, जो अपडेटेड एनसीईआरटी आते हैं, उसको आपको पढ़ना होगा। क्योंकि एनसीईआरटी में जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको वही बेसिक कॉन्सेप्ट आगे आपको बहुत मदद करेगा। चाहे आप कौन सी भी बुक पढ़ लें, कितनी भी बड़ी बुक पढ़ लें, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। इसमें एक चीज और आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी, खास करके एनसीईआरटी पढ़ने के संबंध में। जब आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़े, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े या कुछ भी पढ़े, तो साधारणतः जो मार्केट में मिलने वाले गाइड्स होते हैं उसको कभी भी ना पढ़ें। इसलिए ना पढ़ें क्योंकि सिविल सर्विस जो होता है, आईएएस का एग्जाम जो होता है, ये यहीं पे आपको अलग कर देता है अन्य स्टूडेंट से, अदर स्टूडेंट से। क्योंकि आप देखेंगे तो ये आपकी अत्यधिक बुद्धिमत्ता का परीक्षा नहीं लेता है। इस एक्सपर्टीज आपको नहीं चाहिए सिविल सर्विस के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन करंट अफेयर्स में कौन सी गतिविधियां होती है, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता क्या है, ये सब बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपको सिर्फ अगर पीटी पास कर लेते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि आप फाइनल एग्जाम नहीं निकालते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए लुकमान आईएएस ने एक एनसीईआरटी सीरीज चलाई है जिसमें हर प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे वो ज्योग्राफी हो या इससे पहले भी जो भी सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह हुई होगी और हुई है, तो उन सब्जेक्ट में आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, जो बेसिक कंसेप्ट है। तो इसी बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद भी आएगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी भी होगा। यदि हम देखें तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी काफी महत्वपूर्ण है और उसमें कौन कौन से पोर्शन, अगर हम देखें कि भाई ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना है, तो अगर हम पीटी और मेंस का विश्लेषणात्मक क्षमता अगर है, उसको आप विश्लेषण करें तो उस विश्लेषण से हमको ये पता चलता है कि सर्वाधिक फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। और फिजिकल ज्योग्राफी में जो क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान जिसको कहते हैं, उससे आपको हमेशा क्वेश्चन पीटी में तो रहेगा ही रहेगा और करंट अफेयर्स में भी आपको रहेगा ये क्वेश्चन। उसी तरह जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारत का भूगोल। यानी भारत की जो सीमाएं हैं, अगर आप जियोपॉलिटिकल देखें, अभी जैसे गलवान वैली में हुआ, तो गलवान वैली में क्या हुआ, तो वो क्यों हो रहा है, उसका ज्योग्राफिकल कॉजेज क्या है। उसी तरह अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखें, उत्तर पूर्वी राज्य जो हमारा है, वहां आतंकवादी गतिविधियां या इंसर्जेंसी क्यों हो रही है, अलगाववाद क्यों हो रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलेगा। तो भारत का भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का जो है, जिसमें आपको फोकस करना होगा जलवायु विज्ञान पे। क्योंकि जलवायु विज्ञान में हम लोग जानते हैं उससे क्लाइमेट चेंज भी जुड़ा है, उससे हमारा मानसून भी जुड़ा है। तो इन सब को ध्यान में देते हुए, तो उसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि अक्सर हम लोगों की यहाँ भूकंप आती रहती है, तो जो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना है, जैसे अभी आप लोग देखें, उसी तरह से इसको भी हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि हमारी पृथ्वी की कितनी लेयर है, कितने स्तरों में हमारी पृथ्वी बटी हुई है, तो ये सब बेसिक चीज आपको जानना होगा।
तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जो मेरा पहला लेक्चर है आप जानते ही हैं, यह फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे हमने बताया फिजिकल ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो उसका है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो एनसीईआरटी की 11वीं की बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और इसमें आपको हम आज जो पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो पृथ्वी के अंदर है, ऊपर तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, स्पेस के बारे में हम लोग चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, मंगलयान हमारा पहुंच गया है, लेकिन कोई भी मानव पृथ्वी का 10 से 12 किलोमीटर के नीचे तक नहीं जा पाया है। तो फिर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम कैसे पता लगाते हैं, कैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी विभिन्न परतों में बटी हुई है, कैसे हम जानते हैं कि हर लेयर में अलग अलग उसकी डेंसिटी अलग है, उसका टेम्परेचर अलग है, कैसे जानते हैं? तो इस सब को जानने के लिए दो तरीके होते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष अवलोकन और दूसरा है अप्रत्यक्ष अवलोकन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप देखें तो हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष अवलोकन क्या होता है और अप्रत्यक्ष अवलोकन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रत्यक्ष अवलोकन जो है उसमें कोई भी अगर साइंटिफिक एविडेंस होता है जिसमें हम डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, तो वैसा है जैसा जिसको आंखों से देखा जा सकता है, यानी वैसा ठोस, उसी तरह से उसका हम मापा जा सकता है, यानी उसको हम माप के उसका फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम पृथ्वी के बारे में देखें कि पृथ्वी में कौन सा ऐसा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हमारे डायरेक्ट सोर्स के बारे में है, तो वो है आपका खनन क्षेत्रों में, यानी जो चट्टानें खनन क्षेत्रों से जो चट्टानें निकल के आती है उससे हमारी पृथ्वी की नीचे की बनावट का पता चलता है। लेकिन अगर हम खनन क्षेत्र की भी बात करें कि कितनी गहराई तक हम उसको खोद सकते हैं, कितनी गहराई तक खनन हो रहा है, तो अभी तक अगर हम देखें तो जितनी भी खनन हुआ है वो सबसे ज़्यादा आपको साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान है जो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। अब इससे ज़्यादा गहराई पर जाने पर जानते ही हैं गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी बढ़ने के कारण इससे ज़्यादा गहराई पे खदान नहीं हो पाया है। लेकिन खदान को अगर हम छोड़ दें तो क्या वैज्ञानिक इसके लिए कोई प्रयास कर रहा है या ऐसा प्रयास हो रहा है? तो वैज्ञानिक कर रहा है। आपको पता होगा कि कोला एक आर्कटिक क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में तकरीबन 12 किलोमीटर नीचे तक की खुदाई करने का प्लान है और उसमें हो रहा है आर्कटिक के पास। तो वहां हम इसलिए ज्यादा नीचे तक जा सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो आर्कटिक क्षेत्र का एक रीजन है, आप आइसलैंड के पास होते हुए जो जाता है, उसमें क्या है कि दोनों प्लेटें, जो पृथ्वी की प्लेट है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बीच जो है सो वो अपसरण एक दूसरे से हट रहा, तो वहां समुद्र जो ऊपरी परत है पृथ्वी की उसकी काफी पतली है, तो वहां हम ज्यादा नीचे तक जा सकते हैं। तो जो नॉर्मल है हम लोग जो भी खदान करते हैं तो उसका 3 से 4 किलोमीटर तक ही आज तक का खदान का ये रिकॉर्ड है। तो आगे चलते हैं। ये हुआ क्या कि ये प्रत्यक्ष अवलोकन जो हम लोग डायरेक्ट उससे निकाल के लाते हैं। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष अवलोकन की बात करें तो देखिए अप्रत्यक्ष अवलोकन किसको कहते हैं? अप्रत्यक्ष अवलोकन की बात करते हैं तो इसमें हम उपकरणों का उपयोग करते हैं, यानी जो भी डिवाइसेस है उसका उपयोग किया जाता है और जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप से देख और सुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं कि जैसे आपका किसी को हार्ट की बीमारी हो गया, किसी को लंग की बीमारी या कुछ भी हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है उसको उसका चेकअप करता है। चेकअप कैसे करता है? या तो फिर उसको स्टेथोस्कोप लगाएगा या फिर इकोकार्डियोग्राफी करेगा। तो ये सब क्या है? ये विभिन्न उपकरण है, जिस उपकरण को देख के उसके जो शरीर के अंदर का अंग है उसके बारे में वो पता लगाता है। तो ये अप्रत्यक्ष सोर्स है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी को किस तरह से अप्रत्यक्ष स्रोत से चेक करते हैं, तो इसमें आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंपीय गतिविधियां और उल्काओं का अध्ययन। तो उल्काओं के अध्ययन से कैसे पता चलता है
इसलिए पता चलता है उल्काओं के अध्ययन से कि जैसा कि हम लोग जानते हैं आज से 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी बना, तो उसी वक्त तकरीबन सारा सौरमंडल बना और उसी वक्त ये उल्काएं भी बनी। तो जो उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरता है तो उसमें उस वक्त के जो मटेरियल्स होते हैं उससे पता चलता है, खास करके जो पृथ्वी का कोर है उसका स्टडी हम उल्का पिंड के अध्ययन से भी करते हैं। तो ये तो हो गया कि हम पृथ्वी के जानने के स्रोत के, हमारी पृथ्वी की परतों के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे जब ये स्रोत हमें पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों स्रोतों से जो हमें प्रमाण मिले हैं उसका एनालिसिस अर्थात विश्लेषण करके जो हमको पता चला तो वो इस प्रकार आपको होगा। जो पृथ्वी की परतें हैं तो इसमें हम देखेंगे मुख्यतः जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मुख्यतः पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। क्रस्ट जिसको भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल और कोर, 3 है। लेकिन अगर उसको हम और बारीकी से विश्लेषणात्मक तरीके से देखें और जो विभिन्न एविडेंस वर्तमान में आ रहे हैं, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, तो वर्तमान में जो भी एविडेंस आ रहे हैं तो उस एविडेंस से हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। इसकी 5 परतों को देख सकते हैं स्पष्ट। एक तो भूपर्पटी क्रस्ट जो काफी पतला होता है, दूसरा मेंटल को भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसी तरह से कोर जो होता है, कोर को भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, आउटर कोर इनर कोर, अर्थात बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह हम पृथ्वी को 5 परतों में बांट सकते हैं इसको। तो अगर इसको और हम देखें तो हालांकि जैसे कि हमने बताया कि ये सब जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोर्स हमारे पास है उसी के एनालिसिस के आधार पे हम लोग, यानी डायरेक्टली कोई वहां पृथ्वी का जाके नहीं देखा कि कोर इस तरह से है और आउटर कोर इनर कोर, ये कोई देखा नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारा अध्ययन है उस अध्ययन के आधार पे वैज्ञानिकों ने इसको 5 भागों में इस प्रकार बांटा है। ये देखिए, ये 5 भागों में बांटा है, जिसमें हमने कहा था आपको क्रस्ट। तो ये क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है। इसकी जो ये होता है 0 से 70 किलोमीटर के बीच में। उसी तरह से अगर हम देखें तो फिर ये 0 से 400 किलोमीटर के रेंज में आपको अपर मेंटल आता है, और अपर मेंटल के ठीक नीचे क्या होता है, ये लोअर मेंटल होता है। लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर तक आता है, अर्थात ये 0 है, ये 70, ये 400 और ये 2900 किलोमीटर यहां तक आता है आपको। फिर उसके आगे जाएंगे तो जो हमारा आउटर कोर होता है, ये आउटर कोर है 5155 किलोमीटर यहां तक, ये आउटर कोर। और आउटर कोर के नीचे क्या है, इनर कोर। ये इनर कोर जो है 6371 किलोमीटर जो पृथ्वी की त्रिज्या है वहां तक जाती है। और ये इनर कोर एकदम देखिए आप सॉलिड बॉल की तरह आपको नजर आएगा, गोला की तरह नजर आएगा, ये देखिए पूरा गोला की तरह नजर आएगा। तो ये पृथ्वी की 5 परतें हैं। अब हम इनमें से एक एक परतों का विश्लेषण करेंगे कि इसकी मोटाई कितनी है, इसकी संरचना क्या है। तो चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। भूपर्पटी की बात करते हैं तो भूपर्पटी जैसा कि हमने बताया इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जो है पृथ्वी पर, इसकी अगर मोटाई की बात करें तो बहुत पतली परत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल का हिस्सा है, यानी जो पृथ्वी का लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, उसका हिस्सा है, अर्थात उसका ऊपरी हिस्सा है ये आपको भूपर्पटी। महासागरों में अगर हम देखें इसकी तो महासागरों में ये परत पतली होती है, 3 से 6 मील या 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है ये। उसी तरह अगर हम देखें महाद्वीपों में तो महाद्वीपों में ये परत मोटी होती है और 12 से 50 मील तक हो सकती है, अर्थात अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो 20 से 70 किलोमीटर तक ये होती है, विशेषकर पहाड़ों के नीचे। यदि अगर ये 70 किलोमीटर देखें तो अगर हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में देखें तो ये आपको 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है।
इसी प्रकार हम देखें तो इसकी संरचना में देखेंगे तो जो महासागरीय क्रस्ट है और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, दोनों की संरचना अलग अलग होती है। आगे हम लोग देखें तो महासागरीय क्रस्ट जो है, अब जानते हैं महासागर के तल में नीचे में पाई जाती है। ये जो है महासागरीय परत, ये बेसाल्ट चट्टानों से बनती है, और महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो आपको ग्रेनाइट नामक चट्टानों से बनती है। तो बेसिक डिफरेंस है कि वो बेसाल्ट से बनती है, ये ग्रेनाइट से बनती है। तो बेसाल्ट से बनने का कारण ये होता है कि जब हम जानते हैं कि ये समुद्र में जो जाती है तो ओपन, जैसे कि हमने बताया अभिसरण क्षेत्र जो होता है वो समुद्र के किनारे ज़्यादातर होता है। जैसे कि सबसे बड़ा है मिड अटलांटिक रीज, उसमें देखेंगे कि दोनों तरफ से प्लेटें हट रही हैं और वहाँ डायरेक्ट तुरंत ठंडा हो जाता है। लेकिन ग्रेनाइट जो होता है वो महाद्वीप के अंदर धीरे धीरे वो लावा ठंडा होता है, इस वजह से ग्रेनाइट नामक चट्टान का निर्माण होता है और बेसाल्ट नामक चट्टान का निर्माण होता है। अगर घनत्व की बात करें तो बेसाल्ट का घनत्व ज्यादा होगा, ग्रेनाइट का घनत्व कम होगा। उसी तरह अगर हम देखें तो भूपर्पटी के संरचना में 75% जो है भूपर्पटी में वो आपको सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, यानी सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो जो हमारा पृथ्वी का ऊपरी परत है ये सिलिकॉन की बहुलता वाला है, सिलिका जिसको हम लोग कह सकते हैं, और ऑक्सीजन, यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसमें प्रचुर मात्रा में आपको मिलेंगे। अब ये क्रस्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि क्रस्ट के बाद जो आता है वो आपको मेंटल आता है। भूपर्पटी की हम लोगों ने बात की, ठीक है, चले भूपर्पटी की बात की। अब हम देखेंगे कि भूपर्पटी का पार्ट और ऊपरी मेंटल मिलके लिथोस्फीयर बनाता है, जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। तो ये स्थल मंडल अक्सर आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिथोस्फीयर क्या है। उसमें ये दे देगा कि ये लिथोस्फीयर पृथ्वी के भूपर्पटी का पार्ट है, पृथ्वी के मेंटल का पार्ट है, या पृथ्वी के स्टेनोस्फीयर के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये सब जानना, ये कंसेप्ट होना कि लिथोस्फीयर कहते किसको और लिथोस्फीयर में कौन कौन से परतें शामिल है पृथ्वी की। तो लिथोस्फीयर में 2 परतें शामिल होती है, एक तो जो है आपका क्रस्ट और दूसरा होता है मेंटल। ये दोनों मिलके लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल, स्थल मंडल का निर्माण करता है। यानी स्थल मंडल आपको लिथोस्फीयर कराता है। ये होता क्या है, ठोस होता है। और जैसे ही वो लिथोस्फीयर, स्थल मंडल जो होता है ऊपरी मेंटल के और नीचे का भाग जो होता है जिसको स्टेनोस्फीयर कहते हैं, वो ट्रांजिशन जोन होता है। आप ये देखिए फिगर में आप देख रहे हैं तो जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है आपको, और क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो ये मोहो डिसकंटिन्यूटी से ऊपर जो आपका ये पार्ट है ये पृथ्वी का भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट है। तो अब हम देखेंगे तो ये क्रस्ट के बारे में जो हम लोगों ने जिक्र कर किया था, तो ये जो है महासागरीय क्रस्ट है, ये ओशेनिक क्रस्ट, ये आपको 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। और ये देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है आपको 20 से 70 किलोमीटर ये मोटा होता है। तो यहां भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। और खास करके जो जैसे 70 किलोमीटर है तो ये आपको जैसे पर्वतीय कोई क्षेत्र है तो वहां आपको ज्यादा होगा। तो ये जो ऊपर का परत है ये लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर के ठीक नीचे ऊपरी मेंटल में ही लिथोस्फीयर के ठीक नीचे जो एक मंडल है उसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है, स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। इसके बारे में हम ये फिगर पे बता दिए हैं, आगे हम लोग और इसके बारे में जिक्र करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, तो ये ऊपरी मेंटल, जैसा कि हमने बताया कि ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो स्थल मंडल का निर्माण करता है। और ये जो है ऊपरी मेंटल
और उसके ऊपरी मेंटल में ही जो नीचे, जो हमने बताया ऊपरी मेंटल का निचला भाग जो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, वो दुर्बलता मंडल जो करवाता है स्थल जो है, वही आपको प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है जो हमारी। तो आगे देखिए, तो इसकी मोटाई जो होती है किसकी, ऊपरी मेंटल की, ये 350 किलोमीटर या इसको हम 217 मील मोटी होती है इसकी मोटाई, जिसमें दो अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती हैं और इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हमने बताया, जो ऊपर वाला ठोस है उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर, और जो नीचे वाला भाग है वो एस्थेनोस्फीयर। तो नीचे वाला भाग एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल और लिथोस्फीयर। आगे हम लोग चले, तो अब उसके बाद निचली मेंटल की बात करते हैं, लोअर मेंटल। लोअर मेंटल का जो होगा आंतरिक भाग, वो ठीक जो अपर मेंटल है उसके जस्ट नीचे लोअर मेंटल होता है, और ये निचली मेंटल ऊपरी मेंटल की तुलना में थोड़ा सा ठोस होता है। जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही ऊपरी मेंटल का निचला भाग एस्थेनोस्फीयर वो काफी प्लास्टिक है, यानी वो तरलता उसमें ज्यादा है, लेकिन उसके नीचे अगर हम लोग देखें जो निचली मेंटल है, जिसको लोअर मेंटल हम लोग कहते हैं, वो थोड़ा सा ठोस है, लेकिन ठोस होने के बाद भी ये मोटे द्रव के रूप में है और ये मोटे तरल के रूप में बहुत धीरे धीरे चलता है। अब यहीं पे आप देखेंगे, जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, आप जब हमारी क्लास में यहाँ आएंगे और उसमें विस्तृत रूप से और इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, तो जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक के दौरान देखेंगे कि किस तरह कन्वेक्शनल फोर्सेस आते हैं। जब हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरह से विकास हुआ और किस तरह से संवहन जो धाराएं हैं वो किस तरह से चलती है, तो वो आपको क्लियर ये पता चलेगा कि ये मोटे तरल पदार्थ है और ये बहुत धीरे धीरे चलता है। तो ये निचली मेंटल है। अगर हम मोटाई की बात करें, निचली मेंटल की मोटाई की अगर बात करें, तो इसका जो आकार है पृथ्वी का, हमारे पृथ्वी का जो आकार है उसका 50%, या समझिए कि पृथ्वी का आधा भाग ये निचली मेंटल से ही बना है, 50%। और अगर द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 70% द्रव्यमान जो है आपको ये निचली मेंटल से ही बना है। अर्थात अगर हम इसकी मोटाई देखें तो निचली मेंटल जो है लगभग 1550 मील या आप 2500 किलोमीटर लंबा है, यानी 2500 किलोमीटर मोटा होता है ये। लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी होता है, यानी 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2204 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर काफ़ी होता है। ये पृथ्वी के 70% द्रव्यमान का हिस्सा है। उसी तरह से अगर हम देखें तो पृथ्वी के टोटल जो आकार है उसका 50% आपको ये निचली मेंटल ही होता है। आगे देखें, अब ये निचली मेंटल के बाद हम लोग बाहरी कोर, आउटर कोर जिसको बोलते हैं, आउटर कोर। आउटर कोर इंग्लिश में बोलते हैं, बाहरी कोर हिंदी या बाहरी क्रोड बोलते हैं, ब्राह्य क्रोड। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लोअर मेंटल होता है उसके जस्ट ठीक नीचे होता है ये आउटर कोर। और ये कोर पिघला हुआ है या ये पिघला हुआ धातु से बना होता है। बाहरी कोर पिघला हुआ है या पिघला हुआ धातु से बना हुआ है। ये पूरी तरह से अगर हम पृथ्वी की पूरी संरचना देखें तो जैसे कि हमने बताया था एस्थेनोस्फीयर है, तो वो क्या है, प्लास्टिक टाइप का है, यानी कि वो तरल है लेकिन उस तरह से पूरी लिक्विड की तरह से नहीं है। उसी तरह से जब हम देखेंगे और निचली मेंटल में आते हैं तो वो थोड़ा मोटा और तरल है। लेकिन जब हम आउटर कोर की बात करते हैं तो आउटर कोर पूरी तरह से लिक्विड है। समझिए एक लिक्विड है और ये लिक्विड किस चीज का बना हुआ है, पूरी तरह से ज्यादातर आयरन है और मैग्नीशियम है इसमें। तो ये और ये लगातार गतिशील है, लिक्विड जो है गतिशील है। तो यही जो है गतिशीलता के कारण क्या होता है, चुंबक का निर्माण, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। जिस तरह से हम लोग डायनमो को देखते हैं ना कि डायनमो जनरेटर में चलता है तो उसके चारों तरफ लोहा, ठीक उसी तरह से ये पृथ्वी के कोर में चलता है। और ये कोर में चलने के पश्चात क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है।
और यही चुंबकीय क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो कॉस्मिक वेव या जो भी हानिकारक विकिरण सूर्य से और विभिन्न ग्रहों से आते हैं, उसको विभिन्न ताराओं से आते हैं या विभिन्न जो ब्रह्मांडीय पिंड से आते हैं, उसको ये रोकता है, ये चुंबकीय क्षेत्र। और ये हमारे नेविगेशन में भी काम आता है, और ये जो पक्षी है, पक्षी को उड़ने में भी उसको दिशा प्रदान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें इसकी मोटाई की बात अगर हम करें तो 1367 मील और 2200 किलोमीटर लंबा मोटा है। तो ये मोटा कितना है? 2200 किलोमीटर। अगर हम निचली मेंटल की बात कर रहे थे तो वो कितना था? 1550 मील था और 2500 किलोमीटर था। और ये क्या है? 1367 मील है और 2200 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है थोड़ा सा उससे ये कम है। तो यह निचले मेंटल से थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा पतला है। लेकिन अगर हम देखें तो अपनी पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा, यानी हमारी पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा जो है वो निचली मेंटल और आउटर कोर से बना हुआ है। अगर आउटर कोर और निचली मेंटल को देखा तो मेन जो हमारा पृथ्वी है उसका अधिकतर हिस्सा यही दोनों से बनता है। तो चलिए आगे हम फिर देखते हैं आंतरिक कोर के बारे में। आंतरिक कोर जो है वो पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा है, यानी इससे नीचे कोई भी लेयर नहीं है पृथ्वी का। ये सबसे निचली परत है। इसको इनर कोर, और ये इनर कोर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप जान सकते हैं ये 6000 डिग्री जो हमारा सन है सूर्य के सरफेस के बराबर होता है, यानी सूर्य की सतह का तापमान, और ये लगभग बराबर होता है। यद्यपि आप देखें तो इसके गर्मी से अछूता है, लेकिन ये क्या होता है, हमारी पृथ्वी को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ये यहाँ क्या होता है कि जैसे सबसे निचला कोर है ये पूरी तरह से गोला की तरह से होता है। इसमें ज्यादातर आपको आयरन और निकेल होता है, लेकिन कुछ मात्रा में इसके अंदर कुछ मात्रा में रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस भी होते हैं इसके अंदर। वही रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस जो है इसमें लगातार गर्मी पैदा करते रहते हैं, लगातार गर्मी पैदा करते रहते हैं। तो ये आपका आंतरिक कोर की बात हम लोग कर रहे हैं। आंतरिक कोर जो है इसकी अगर हम आकार की बात करें कि ये कितना मोटा होता है, तो ये इसकी आकार जो होता है वो 746 मील या 1200 किलोमीटर की एक ठोस गेंद है। अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको फिगर में 5 लेयर बताया था, तो उसमें जो सबसे निचली कोर था इनर कोर, वो आपको एकदम साफ गेंद की तरह नजर आ रहा था। तो यही आपका ये ठोस गेंद है। यानी आप पृथ्वी का जो भी हमने 5 लेयर की बात करी, तो वो चारों लेयर जो था वो डिफरेंट लेयर में था और सबके नीचे एक लेयर था। लेकिन इसके नीचे जो आंतरिक कोर है इसके नीचे कोई लेयर नहीं है, और ये एक ठोस गेंद की आकार का है। ये वास्तव में अगर हम देखें तो ये वास्तव में हमारे ग्रह का केंद्र है। अब हम देखेंगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो इसमें पृथ्वी, अगर संपूर्ण पृथ्वी का हम घनत्व देखें कि हमारी पृथ्वी की घनत्व क्या है, तो ये 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। उसी तरह अगर हम देखें तो सतह जो हमारा जो भूपर्पटी है, जो हमारा सतह है, उसका अगर हम देखें घनत्व, तो सतह के चट्टानों का घनत्व 2 से 2.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। उसी तरह अगर हम जो विभिन्न परत है, जैसा कि हमने बताया कि इन सब परतों को हमने बारीकी से अगर विश्लेषण करेंगे तो 5, लेकिन मोटे तौर पे देखेंगे तो 3 क्या है, भूपर्पटी, कोर, मेंटल और क्रस्ट, बस ये 3 है। तो इस तीनों को अगर देखा तो जो कोर है हमारा वो शुद्ध, जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये आयरन और निकेल का बना हुआ है। उसी तरह से मेंटल अगर देखें तो आयरन और मैग्नीशियम से ज़्यादा इसमें आपको मिलेंगे। उसके अलावा थोड़ी मात्रा में अन्य सबस्टांसेस भी मिलेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे क्रस्ट, जो सबसे ऊपरी परत है, वो आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम से समृद्ध आपको मिलेगा। तो इस तरह इसकी, ये हमारी पूरे पृथ्वी की
जो हमने बताया कि आंतरिक संरचना है। तो अब हम अगला लेक्चर जो देंगे वो जिस तरह से हमने ये देखा कि पृथ्वी की किस तरह से संरचना बनी है, तो ठीक जिस तरह से हम नीचे गए इसी तरह पृथ्वी के ऊपर में भी विभिन्न प्रकार के लेयर है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के गैसों और तत्वों का संगठन है। तो आगे पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन कि उसमें कौन कौन से गैसेस वगैरह मिले हुए हैं और उसका संरचना यानी उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो होप करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आगे हम लोग वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के बारे में दूसरा जो लेक्चर होगा हमारा उस पर हम लोग इसका जिक्र करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी जानकारियां हैं, उसके लिए आप हमारे लुकमान IAS के फाउंडेशन बैच में शामिल हो और उसमें हम लोग पूरी तरह से जो NCERT बेस है और NCERT के बियॉन्ड आपको क्या पढ़ना है वो आपको टीचर देगा। आपको NCERT बेसिक पढ़ना है और बाकी हमारा क्लास ज्वाइन करें जिसमें आपको टीचर अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देगा और किस तरह से करंट से रिलेट किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और फिर हम अगले लेक्चर